hope they start to make these noises where it'll have an effect, Pradeep ji. And at the moment with us, from the Sharat Chandra Pawar NCP, I find it so strange to say that, by the way. I thought there was only one NCP, और उसके शरद पवार जो हैं उसके लीडर हैं. अब मुझे बार बार अपने आप को बोलना पड़ता नहीं यार, आजकल दो दो एनसीपी हैं, दो दो शिवसेना, दो दो एनसीपी हैं. मतलब आजकल हर पार्टी दो दो तीन तीन होगी. एक्चुअली तीन शिवसेना, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी है, तो मतलब तीन हो गई. तो लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर फ्रेंड फ्रॉम द एनसीपी, मिस्टर मणिशंकर चौहान. मणिशंकर चौहान साहब नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार. आज अष्टमी भी है, आपको अष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं. जय माता दी. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. कल रामनवमी है सर. प्रभु श्री राम हमारे रंग रंग में बसे हैं. जय सिया राम. कल राम जन्म है सर, जन्म है कल जी श्री राम का, और इसलिए हम लोग जय सिया राम ही बोलते हैं. तो सर आप ये बताएं कि अभी अभी मैं सुन रहा था अजीत दादा पवार कुछ भाषण दे रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि इतने दिन सास के, इतने दिन बहू के, अब बहू की बारी आ गई है, कब तक सास राज करेगी. अब सुप्रिया सुले सास कब से हो गई, मुझे समझ में नहीं आया. आप बताएंगे सर. मणिशंकर साहब. अभी क्या होता है सर, जब इंसान बौखला जाता है तो तर्क वितर्क करने लगता है जी. और ये अजीत दादा की बौखलाहट यहाँ सीधी सीधी दिखाई दे रही है. कल तक जिस सुप्रिया सुले को वो अपनी बहन कहते थे जी, हर जगह कहते थे मेरी ताई, मेरी ताई, और वही ताई हमेशा सम्माननीय अजीत दादा को मेरे दादा कह के जो इतना उनकी प्रशंसा करती थी, आज इसी बीजेपी ने उस बहन और भाई को ऐसे लड़ा दिया है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलने को तैयार हो गए. और ये रही बात सुप्रिया ताई की, तो अभी तो सास अभी बनी नहीं है, फ्यूचर में बनेगी, उस समय देखा जाएगा जी. पर व्हाई डिड ही से दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही से दैट. वो 100 दिन सास के, फिर 100 दिन बहू के, मतलब ये क्या है? मतलब यार ये वो तो पिक्चर आई थी एक ना, ललिता पवार थी उसमें, रीना रॉय जी याद है जी जी. सर ये क्या है, जो बीजेपी इनको स्क्रिप्ट देती है वो स्क्रिप्ट इन्हें बोलनी पड़ती है. अगर ये सब नहीं बोलेंगे, अभी तो मुझे बीजेपी की मंशा साफ दिखाई देती है. जिस तरह से सम्माननीय अजीत दादा को और एकनाथ शिंदे जी और उनके विधायकों को उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, सम्माननीय पवार साहब के खिलाफ जो बोलने लगा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आगे चलकर आप एकजुट कभी ना हो. मुझे तो इसमें थोड़ी सी शंका दिखाई देती है कि लोकसभा के बाद कहीं ये बीजेपी ये दोनों का दामन ना छोड़ दे, और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये लोग चाहकर भी वापस नहीं आ सकेंगे. उस समय फायदा किसका होगा? बीजेपी का होगा. इसलिए जो सारी स्क्रिप्ट दी जा रही है, ये बीजेपी के द्वारा दी जा रही स्क्रिप्ट है. तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, एक सेकंड, बस ये सवाल है, अजीत दादा पवार इसका मतलब डरे हुए हैं, कहने का मतलब ये, क्योंकि जो आपने पूरी बात मेरी सुन ले, क्योंकि पहले तो उनको 4 या 5 सीटें दे रहे हैं. कितनी सीटें दी मुझे मालूम नहीं है, अभी तक तो लिस्ट आई नहीं है. अभी तक तो ये मालूम पड़ा कि 5 सीटें दी गई हैं. अब 5 भी हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, 4 तो पक्का है. अब लोग वहां पर ये पूछ रहे हैं कि यार हम लोगों ने इतना बड़ा कदम ले लिया, शरद चंद्र पवार जी को छोड़ दिया सिर्फ 5 सीटों के लिए या 4 सीटों के लिए, और इधर एकनाथ शिंदे साहब को सिर्फ शायद 10 सीटें मिल रही हैं, 13 भी नहीं मिल रही हैं. तो सर आपको लगता नहीं है कि लोगों के सम्मान को बहुत ठेस पहुंची होगी इन दोनों पार्टी में? सर सम्मान की बात तो छोड़िए, अब इनको पता चल रहा है कि हमारी हैसियत क्या है जी. बीजेपी जो तय करेगी वो इनकी हैसियत है. सर अभी आप देखिए, एक तरफ अजीत दादा 43 विधायक होने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूं उस हिसाब से कम 10 से 12 सीटें अजीत पवार साहब को मिलनी चाहिए थी. अभी हमारे पास में हम कहते हैं सम्माननीय पवार साहब के पास, जैसा कि ये लोग कोट करते हैं अजीत दादा ग्रुप, 13 विधायक है. सर 13 विधायक, ख्याल से सुनिए, ये लोग कोट करते 13 विधायक हमारे पास है. उसके बावजूद भी लोकसभा की 10 सीटों पर हम लड़ रहे हैं सर. तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारी हैसियत क्या है और उनकी हैसियत क्या है. इस पे से आपको अंदाजा समझ में आ जाना चाहिए. और ये लोग अब समझने लगे हैं कि हम तो यहाँ आके फंस गए. अब ये तो ऐसी जगह पर आए हैं कि इधर में कुआं है और पीछे में खाई है, तो हम कहीं भी नहीं जा सकते. इसलिए जहाँ खड़े हैं वहीं चुपचाप
खड़े रह के हमको सब सहना पड़ेगा। अब ये इनको समझ में आ गया है। मणिशंकर जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि ये उद्धव जी जो शरद पवार के साथ है वो नकली सेना है, नकली सेना है, इट इज डुप्लीकेट सेना। और उसके दूसरे दिन अमित शाह जी ने कहा नॉट ओनली उद्धव जी के नकली सेना है, शरद पवार साहब के भी एनसीपी में नकली एनसीपी है। एंड नकली सेना, नकली एनसीपी और आधा कांग्रेस मिलकर क्या महाराष्ट्र में करेंगे? इनके कोई एजेंडा नहीं, कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है और कोई आइडियल्स नहीं है। तो जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है महाराष्ट्र में क्या कर पाएंगे? दोनों प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने आलोचना किया है एमवीए युति को। हाउ डू यू सी दैट? सर ये तो बहुत अच्छी बात है जो सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बात कही, हमारे देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह साहब ने कही। उन्होंने अपनी मानसिकता बता दी है और उन्होंने सारे देश को एक संदेश दिया है कि कल तक जो आप जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग जिनको आप संबोधित करते थे, उसके पीछे भी हम ही लोग थे। इसलिए आज हम एक राष्ट्रवादी की दो राष्ट्रवादी कर रहे हैं, एक शिवसेना की दो शिवसेना कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है वो टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो आप अब वो यहां पर कबूल कर रहे हैं कि ये टुकड़े हमने किए हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए सर कि जेएनयू में जो अभी तक ये बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग करके जो बोलते थे, उसके पीछे सीधी सीधी मंशा इनकी दिखाई देती है। और रही बात कि ये क्या कर लेंगे और इनका क्या विजन है, तो ये आने वाले चुनाव में सर अभी कुछ ही दिन बचे, चल रहे हैं अभी चुनाव, इसमें ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें बता देगी कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे। और देश की जनता डिसाइड करती है सर कि किसको पार्टी में लाना है और किसको सत्ता में लाना और किसको नहीं लाना है। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सत्ता में आएगा और किसका विजन क्या है। और हमारा तो बहुत साफ क्लियर कट विजन है सर, जनता के हित में हम लोग बात करते हैं और जनता के हित के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी आपको चौहान साहब, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, जरा खत्म करें, अपनी बात खत्म करें। सर मैं ये बोल रहा था कि मुझे तो अभी भी याद आता है कि जब सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने बात की थी 15 लाख से शुरुआत की थी सर, आपको याद होगा जी। और 2024 आते आते 15 लाख वाली बात 5 किलो राशन पर आ गई जी। अब मुझे शक है 2024 में अगर ये फिर से आते हैं तो जो 5 किलो राशन वाली जो बात है वो कहीं आते आते कटोरे पे ना आ जाए और उस कटोरे पे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा होगा। जैसा आप देखते हो पेट्रोल पंप के बाहर में मोदी साहब का फोटो लगा होता है, उस तरह इस कटोरे पे भी मोदी जी का फोटो रहेगा। इसलिए हमारी देश की जनता को भी ये सोचना है, समझना है कि हम झांसाराम के कितने झांसे में आना चाहिए और कितने नहीं आना चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ चौहान साहब कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि मेरी पूरी बात जरा सुन लें, उसके बाद जरा जवाब दें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है बार बार 400 पार, हमारे कॉरपोरेट मीडिया चैनल्स जो हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त महान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नलिस्ट हैं, वो बोलते हैं बीजेपी खुद ही 400 पार कर जाएगी, एनडीए की ज़रूरत ही नहीं है, एनडीए मिला के 450 हो जाएंगे, ये भी बोला गया है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर विश्लेषण करें चुनाव का, ये 1977 वाला चुनाव वापस आया है, यहां पर पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर पीपल वर्सेस बीजेपी है, जनता बनाम बीजेपी, जनता वर्सेस बीजेपी। लोग जो हैं वो तय कर रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि बस बीजेपी को वोट नहीं देना, सामने जो भी है उसको देना है। आपका क्या कहना है इसमें, इसको लेकर के सर बताएं। सर पहला क्वेश्चन है, अब की बार 400 बार जो कहते हैं बीजेपी वाले, सर 450 बार। हाँ मुझे तो सर अभी तक ये नहीं पता है कि 450 सीट पे बीजेपी लड़ रही है क्या, पता नहीं सर। वो अभी तो 600 पार की भी बात हो रही है, 541 सीटों में से 600 543 सीटें हैं सर, उसमें से 600 पार बीजेपी कर रही है। तो ये तो सर सिर्फ बीजेपी कर सकती है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये जिस हिसाब से वो बातें करते हैं, अभी ये इसमें आपको समझ में आना चाहिए, सारी देश की जनता समझ गई है। उन्होंने इस बार मूड बना लिया है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। अभी आप देखिए बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देते होंगे जहां पर बीजेपी के लोग प्रचार करने को जाते हैं तो उनको वहां से किस तरह से मार के भगाया जा रहा है, गांव में जाने नहीं दिया जा रहा है सर।
और ऐसे समय में बीजेपी कहती है अब की बार 400 पार। ये बीजेपी का सीधा सीधा डर है। और ये मैं आपको भी बोलता हूं कि बीजेपी जो एक टैगलाइन देती है अब की बार 400 पार, उसी के हिसाब से सारा जो मीडिया भी आपने जो कहा इतने बड़े बड़े महानुभाव उस चैनल पे है, जी। जो टैगलाइन बीजेपी दे देती है वही टैगलाइन एक चैनल्स वाले चलाते हैं। और अभी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से दिन जाने दीजिए, पहला फेज दूसरा फेज हो जाने दीजिए, उसके बाद में यही मीडिया चैनल वाले जिनके नाम अभी आपने गिनाए महानुभाव के, ये दिखाना शुरू कर देंगे कि यहां से इतनी सीटें बीजेपी की आ रही है। वो कुल मिलाकर दिखाना चाहेंगे कि 400 पार बीजेपी हो चुकी है। और अब मैं इतना जानता हूं कि जब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में अगर वो बात करते हैं अब की बार 400 पार, तो जी। ठीक है, लोगों को शंका है, विपक्षियों को शंका है कि इलेक्शन ईवीएम पे हो जाए। चलो ईवीएम के जो इलेक्शन है उसकी जो वीवीपैट की स्लिप है वो काउंट कर ली जाए। बैलेट पेपर का तो अब समय रहा नहीं, उतना समय नहीं है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो जाए। सर अभी तो वो केस चल रहा है सर, अब तो अगली तारीख उसकी 18 अप्रैल को दी गई है, पता नहीं अब क्या होने जी वाला जी है। जी सर, उसके बाद एक डेट और शायद पड़ेगी ताकि उसके बाद आगे चुनाव हो जाए बड़ी बात 10 जून के बाद। मणिशंकर जी, नहीं, राम सर, मंदिर 10 जून क्या राम- क्या बोला था, क्या बोला आपने, दोबारा बोले? 10 जून के बाद नहीं सर, उसके पहले, ताकि इनको भी पता चले कि जब सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार डिसाइड कर लेता है, अगर वो अपने अपने हद पे आ जाता है और उसको अपना दायरा समझ में आ जाता है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और वो उस समय इनको डायरेक्शन दे सकती है, आदेश दे सकती है कि ये जितने भी जो आपके इलेक्शन के नतीजे हैं ये वीवीपैट काउंट कीजिए आप। जी मणिशंकर जी, बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर राम मंदिर को इन्वोक किए। राम मंदिर बोले कि कांग्रेस एंड द एंटायर गठबंधन वाज ऑलवेज अपोज टू राम मंदिर, राम मंदिर के खिलाफ था। गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ भी था, राम मंदिर के खिलाफ भी था। कांग्रेस को प्रायश्चित का मौका भी दिया था जब वहां के जो कमेटी के लोग, राम मंदिर कमेटी के लोग घर के सीनियर कांग्रेस लीडर्स के घर पे जाकर उनको इनवाइट किए थे, फिर भी उन्होंने रिफ्यूज किए। दे रिफ्यूज टू गो फॉर द प्राण प्रतिष्ठा। दैट इज व्हाट द बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग। बोले ये आपके लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा था और राम मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद ये एजेंडा आपके हाथ से निकल गए, मोदी जी का कहना है। नाउ यू कांट पॉलिटिसाइज राम मंदिर। ये बीजेपी का डर दिखा के देखो राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर, बोले वो एजेंडा खत्म हो गए। बार बार मोदी साहब ये कि यू हैव बीन ऑलवेज अगेंस्ट राम मंदिर, ये आप लोगों को जस्टिफाई कैसे कर पाओ? बिकॉज रोज 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 यही चल रहा है। सर मैं तो सबसे पहले एक आश्चर्य व्यक्त करता हूं, और कभी कभी मुझे ना मोदी जी की बातों पर हंसी भी आती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद घमंडी है वो दूसरों को घमंडियां कह रहा है। अभी आप सोचिए, यहाँ इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान साल भर आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, तो इसको घमंड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे सर। और रही बात राम मंदिर की, तो आपको याद होगा कि सबसे पहले राम मंदिर का जो ताला था वो किसने खुलवाया था? उस समय क्या मोदी जी थे? मैं तो अभी आज भी दावे से कहता हूं, उनके भी जो एमपी थे सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी जी जिंदा होते तो ये राम मंदिर तो बहुत पहले बन चुका होता। और ये सत्य है सर कि अगर राजीव गांधी जी उस समय होते और जिस तरह का मैंडेट अभी यहाँ बीजेपी के पास में है, उस तरह का मैंडेट अगर होता और राजीव गांधी जी होते तो ये राम मंदिर का निर्माण सर बहुत पहले हो चुका होता। और ये जो मोदी जी गुमराह करते हैं लोगों को कि ये सारे विपक्षी इनसे इनके राम प्रभु श्री राम के विरोधी है, तो ये बात सरासर गलत है। आज भी आप सबके घर में चले जाइए, सबके घर में भगवान है, सब अपने घर के भगवान की पूजा करते हैं। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घर के भगवान की पूजा करते हैं। और प्रभु श्री राम जी का तो विरोध कोई कर ही नहीं सकता सर। प्रभु श्री राम जी तो हमारे रग रग में बसे हैं। और जो प्रभु श्री राम सृष्टि के, लेकिन ये कहना, जो सृष्टि के रचयिता है जी, लेकिन ये उसका विरोध कौन करेगा सर? जय सिया राम। लेकिन जय सिया राम। मणिशंकर चौहान साहब, लेकिन ये कहना कि आप लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया, इसका क्या मतलब हुआ सर? ये मेरी समझ के बाहर है। मैंने आपको कहा ना कि मैं उन महान पत्रकारों में नहीं हूं, मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है सर। आई हैव ए वेरी स्मॉल ब्रेन। ये अब्जॉर्ब करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब अडवाणी जी की रथ यात्रा, उसके बाद वो जो
फायरिंग हुई उधर, और फिर 6 दिसंबर 1992 को जो राम मंदिर ढाया गया, हमें तो अभी तक यही मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 303 पर पहुंची है क्योंकि राम मंदिर मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। अब ये तो उल्टा ही कह दिया आपको, मतलब कुछ समझ में आया आपको सर? मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझ गया सर, इसलिए मैंने बोला कि जो मुद्दे कभी कभी बीजेपी के होते हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हैं, कभी कभी वो हास्यास्पद बात करते हैं। ये सारे देश को नहीं, सारे विश्व को पता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको ज्वलंत रखने का काम किसने किया और उसका फायदा उठाने का काम किसने किया। अभी अगर सच में ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को इतना मानते हैं तो हो गया ना निर्माण प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, तो क्या जरूरत है तुमको प्रभु श्री राम जी के मंदिर का मुद्दा उठाने की। और आप क्या जताना चाहते हो कि आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक महल में ले जाके बैठा दिया? अरे प्रभु श्री राम जी है ये, वो तो जब जहां चाहे वो एक कुटिया में भी रह लेते हैं और जब चाहे महल में रह जाते हैं। ये कौन होते हैं सर उनको महल में ले जाके बैठा देने वाले? और प्रभु श्री राम जी का जो मुद्दा है वो हमेशा किसने उठाया, उसका किसने कितना फायदा उठाया है, ये सारे देश को पता है। और आपको मैं अभी भी बोल देना चाहता हूं कि आप याद कीजिए सर 2014 का जो इलेक्शन था, उस समय जो इलेक्शन हुआ था वो सिर्फ इन्होंने राम मंदिर का एक मुद्दा सामने कर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इन्होंने कार्ड खेला था। वो आपको मैं सीधा सीधा बताता हूं कि आप उसमें देख लीजिए, इनके एक बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे जो अटल बिहारी जी के समय में एविएशन मिनिस्टर थे, जिनका नाम था शाहनवाज हुसैन साहब जी। वो अभी कांग्रेस में उस समय सर उनको टिकट दी थी बीजेपी ने, एक मुस्लिम थे जिनको टिकट दी थी, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। इसका मतलब आप सोचिए कि ये इलेक्शन को किस हद तक लेके जा सकते हैं। और हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो कार्ड इन्होंने चलाया था वो इतना चलाया था, उसके बाद से जब से आए हैं तो इनको पता चल गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है जिसको ये हमेशा जब चाहते हैं यूज करते हैं। और आज जो ये मुद्दा आप देखिए, अभी मैंने अभी तक जितनी भी अभी मोदी जी की रैली हुई है उसमें इतने सीना ठोक के जो अभी तक मोदी जी बात करते थे वो दिखाई नहीं देता मुद्दा, क्योंकि उनको पता है आज की जनता जो है बहुत होशियार हो गई है। वो चाहती है कि हमें आप रोजगारी पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, महिला सशक्तिकरण पे बात कीजिए, किसानों पे बात कीजिए, हेल्थ के बारे में बात कीजिए, एजुकेशन के बारे में बात कीजिए। ये तो ठीक है, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण किया, उसके लिए आपको शत शत नमन है, सारी देश की जनता आपकी ऋणी है। लेकिन जो आम आदमियों के जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी तो आप सोचिए, उसके बारे में आप बात करनी चाहिए। चौहान साहब, चलते चलते 2 सवाल हैं। एक आप ये बता दें कि आपके मुताबिक एमवीए को कितनी सीटें मिल रही हैं 48 में से महाराष्ट्र में? नंबर 1। मैंने लास्ट और नंबर 2 सर अभी चेंज हो जाता है ना, हर हफ्ते इवॉल्व होता है ना, नया नंबर आता है। और एंड नंबर 2, ये सलमान खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, सलमान खान के घर के ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं, उस विषय में मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ अपनी राय दें। लेकिन पहले हमरी सीट सर मैंने आपको लास्ट डिबेट में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं और सीना ठोक के कह रहा हूं, लास्ट टाइम भी कहा था एमवीओ को महाराष्ट्र में 30+ सीटें मिलेगी, वो 101% मिलेगी। और आज भी मैं दावे से कहता हूं, मुझे तो सम्माननीय गडकरी साहब की भी सीट धोखे में दिखाई दे रही है। और रही बात अभी आपने कहा कि जो सलमान खान के घर के बाहर जो अटैक हुआ है, ये सच में एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। और मैं तो अवाक हूं कि भाई गृह मंत्री साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है। कुछ लोग आते हैं, फायर करते, चले जाते, निकल जाते और आपको पता ही नहीं चलता है कि फायर हो गया। यही सर फायर किसी बीजेपी के नेता के घर के सामने हो जाने दीजिए, पूरा हाय तौबा मचा देंगे ये लोग, और उसके बाद में क्या होगा वो आपको पता है। और उसका भी ये कार्ड मेरा तात्पर्य कुछ और था पूछने का आपसे जी। अगर ये एमवीए सरकार के दौरान होता, आपके कार्यकाल के दौरान होता, तो बीजेपी अभी क्या कह रही होती, ये जरा बताएं। बीजेपी अभी यही कह रही होती, जो साधुओं की जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या कर दी गई थी पालघर में, ये उसी को वैसे जोड़ दिए जाते। और ये वैसी ही चीज होती जो अभी मुझे आज भी याद आता है, 2013 में स्मृति ईरानी जी वो गैस का सिलेंडर सर पर लेकर महंगाई के विरोध में नाचती थी, और जब उनकी बारी आ गई तो वो महंगाई के बारे में ना उनको सिलेंडर दिखाई देता है, ना स्मृति ईरानी जी दिखाई देती है। इस तरह के
इनके मुद्दे हैं कि अगर हम करें तो चमत्कार है और आप करें तो अब आप सोच लीजिए सर। जी You know, जी। मणिशंकर जी, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा है, you have to prove to the country that you are capable, because 26/11 बार बार जयशंकर जी ने उस चीज को दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी has shown the changed approach to dealing with terror, with Balakot strike and surgical strike. बोले कि when the UPA was there, UPA thought it would be more expensive to wage a war against Pakistan. Not doing so would be more profitable, and it never retaliated. Modi Saab has changed the entire game where terrorism is concerned. He said we will strongly defend ourselves where terror is concerned. Now this changed approach, you will have to convince the people if you want to win the election 2024, because national security, param, सेना और सीमा लोगों के मन में और दिमाग में बहुत एकदम बैठ गया कि we need somebody who can protect it. How are you going to convince the people? मणिशंकर जी। सर, जयशंकर जी मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है वो उनकी सरकार को डिफेंड करेंगे। और रही बात जो अभी आपने यहाँ प्रश्न उपस्थित किया, तो मेरे भी कई प्रश्न हैं। जिस तरह से आप अपने गिनाते हो सर, तो ये पुलवामा जो हुआ था जिसमें 300-400 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, उसका क्या हुआ? उसके टेररिस्ट आपने पकड़ लिए क्या? जो उरई हमला हुआ था उसके टेररिस्ट आपने पकड़ लिए क्या? आप क्यों गुमराह करना चाहते हो इस देश की जनता को? आप अपनी नाकामियां बताइए। अभी आप सीना ठोक के कहते हो 400 पार, अब की बार 400 पार, लेकिन ये कभी नहीं बताते हो कि जो पुलवामा के समय में जो 400 किलो आरडीएक्स यूज हुआ था वो कहां से आया था। आप ये जरूर बता रहे हो 400 सीट हम पार करेंगे, कहां से करेंगे वो बता रहे हो, लेकिन पुलवामा का जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी या घटाई गई वो कैसे हुई वो बताने को तैयार नहीं है। और मुझे तो सर, क्या ऐसा कुछ अभी हो सकता है? सर मैं तो अभी भी कहता हूं, मुझे बहुत शर्म आती है कि ऐसे मूवमेंट पे आप देश की सेना को यूज करना चाहते हो। जो देश का जवान आपकी हमारे देश की रक्षा करता है उसको भी नहीं आप छोड़ना चाहते हो, तो आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच सर। मणिशंकर चौहान साहब, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आपको अष्टमी और कल की रामनवमी की एक बार फिर बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रामनवमी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय सिया 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 राम। Thank you very much, sir. Well, as I said, they make the right noises where they have a platform. But my point is, now the game has changed, Pradeep. You need to be on all social media platforms. You need to have your own social media platforms and so on and so forth. At the moment with us,